नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ये वेबिनार सीरीज़ में। मेरा नाम अमितेश ग्रोवर है और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं एक्सटेंशन डिपार्टमेंट को संभालता हूँ और साथ में पढ़ाता भी हूँ। डिज़ाइन और डायरेक्शन की क्लासेस पढ़ाता हूँ और कुछ थ्योरी क्लासेस भी लेता हूँ। आप में से काफ़ी लोग ये एनएसडी का वेबिनार सीरीज़ पिछले 2 हफ्तों से देख रहे होंगे और आप बहुत सारे तरह के सब्जेक्ट से अभी तक वाकिफ़ हो गए होंगे। एनएसडी फैकल्टी और थिएटर के एक्सपर्ट्स पिछले 2 हफ्तों से इस वेबिनार सीरीज़ में आ रहे हैं और भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एक्टिंग, डिज़ाइन, मूवमेंट, वॉइस, डिवाइस थिएटर, नाट्यशास्त्र, वर्ल्ड ड्रामा और ऐसे कई और सब्जेक्ट्स जो कि एनएसडी में पढ़ाए जाते हैं और जिनके थ्रू ट्रेनिंग और एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है। आज का हमारा टॉपिक है थिएटर आउटरीच एंड पेडागोजी। आज मैं 2 भागों में इस टॉक को प्रेजेंट करूंगा आपके सामने। पहला भाग जो है वो एनएसडी का जो एक्सटेंशन विभाग है वो किस तरह का काम करता है, वो कब सेटअप हुआ, वो इस देश में कहाँ कहाँ जाकर आउटरीच का काम करता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और अपने दूसरे भाग में मैं थिएटर पेडागोजी के ऊपर थोड़ी बात करूँगा और एक्सटेंशन प्रोग्राम में जिस तरीके के हम एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं उससे कई सवाल निकल के आते हैं थिएटर ट्रेनिंग और लर्निंग को लेकर। तो अपने दूसरे भाग में मैं उन सवालों को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करूँगा। आज का जो पूरा सेशन है वो उसकी जो भाषा रहेगी वो मोस्टली हिंदी रहेगी, क्योंकि ये वेबिनार सीरीज़ जो है वो हमारे उन यंग लोगों के लिए है जो कि थिएटर में जिनका इंटरेस्ट है, जो थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं, जो थिएटर को पढ़ना चाहते हैं। और बीच बीच में मैं अंग्रेज़ी में भी बात करूँगा क्योंकि ये वेबिनार सीरीज़ जो है वो देश के कोने कोने तक पहुँच रही है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि अंग्रेज़ी ज़्यादा बेहतर समझेंगे। सो आई विल ट्राई एंड स्पीक बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। और जो मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा आज वो मोस्टली अंग्रेज़ी में ही है। ये एक बहुत अहम सवाल है हमारे सामने आज खड़ा हुआ कि थिएटर की ट्रेनिंग और मेथडोलॉजी जो है वो कैसी हो। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो थिएटर की ट्रेनिंग पिछले 60 सालों से इम्पार्ट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस ट्रेनिंग में क्या ये ट्रेनिंग जो है वो शिफ्ट हुई है, क्या ये ट्रेनिंग जो है बदली है इतने सालों में, और अगर बदली है तो इसमें किस तरह की डिबेट्स रहीं, किस तरीके के आइडियाज़ रहे, किस तरीके के प्रपोजल्स रहे जो कि इस डिबेट को और एनएसडी की थिएटर ट्रेनिंग को अलग अलग शेप्स जो हैं वो देते रहे। So what I will be focusing on today is the idea of pedagogy, which is the methodology through which theatre training takes place. ये सवाल जो है ये हमारे लिए आज के संदर्भ में बहुत ज़रूरी एक और वजह से भी हो गया है, और वो वजह ये है कि कोविड-19 के चलते, इस हेल्थ क्राइसिस के चलते जो दुनिया भर में चल रहा है, इसमें सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ा। और इसके साथ साथ सबसे पहले प्रोफेशनल स्पेसेस जो बंद हुई वो थिएटर की थी। तो थिएटर्स बंद हुए, थिएटर हॉल्स बंद हुए, नाटक बंद हुए, शोज़ बंद हुए, जितनी भी हमारी लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो सारी की सारी बंद हुई और पिछले 2 महीने से बंद हैं। और हम में से बहुत लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि ये जिस तरीके से हमारी थिएटर की
दुनिया जो है वो चलती थी, ये अब वापस कब शुरू हो पाएगी। इसके चलते हमारे इंस्टीट्यूशन भी बंद हैं, तो हमारी जो ट्रेनिंग है उसको एक नया रुख भी लेना पड़ा है, और वो जो नया रुख है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग की दिशा में है। ये सवाल कि ये थिएटर ट्रेनिंग जो है ये और पेडागोजी जो है ये क्या आसान है इसको शिफ्ट करना फिजिकल स्पेसेस से ऑनलाइन स्पेसेस में? क्या आज हमारे सामने कोई नए चैलेंजेस खड़े होते हैं इस पेडागोजी को लेकर? एक्सटेंशन प्रोग्राम जिस तरीके से वर्कशॉप्स करता है थिएटर की, क्या वो इस संदर्भ में आज के इस क्राइसिस में पॉसिबल हैं? अगर हैं तो किस तरीके से? तो ये सवाल जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और आई थिंक इन सवालों के पीछे थोड़ा सा हमें आज इसकी एक फ्रेमिंग, एक हिस्टोरिसाइजेशन जो है इस सवाल की आज करनी होगी। I think what I would like to start with today is the idea of what is learning and what is teaching in the theatre. Learning और teaching का definition जो है वो क्या है, उसको हम कैसे समझें, और किस तरीके के institutional structures जो हैं वो हमारे सामने खड़े हैं, जो कि इस तरह की ट्रेनिंग को हमारे सामने स्टूडेंट्स को इसमें शामिल करते हैं। तो मैं अपनी एक स्लाइड जो है वो शेयर करूँगा मैं, एंड दिस इज़ द टाइटल ऑफ द टॉक टुडे फॉर पीपल हु हैव जस्ट जॉइंड। कुछ लोग जो हैं वो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए I would just like to repeat that the topic of the talk today is theatre outreach and pedagogy, और ये वेबिनार सीरीज 2 है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो इस खास कोविड-19 के चलते एक खास एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है। पार्ट 1 आज की प्रेजेंटेशन का NSD का एक्सटेंशन प्रोग्राम। NSD का एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है इसकी स्थापना जो है 1978 में हुई, और उस वक्त में एक ज़रूरत ये महसूस हुई कि पूरे देश भर में थिएटर को सीखने के लिए बहुत से यंग लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अप्लाई करते थे, लेकिन बहुत लोगों का होता नहीं था। इफ़ यू लुक एट द काइंड ऑफ एप्लीकेशंस वी गेट एवरी ईयर, हमें करीब 1500 से 2000 के आसपास एप्लीकेशंस मिलती हैं, और उसमें से सिर्फ 26 लोग का ही फाइनल एडमिशन होता है। So there is a large section of young people who are not able to get into NSD. लेकिन क्या सिर्फ NSD में एडमिशन पाने से ही थिएटर सीखा जा सकता है? क्या NSD एक आउटरीच प्रोग्राम, एक एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो नहीं रन कर सकता? यही सवाल 1970 के दशक में तब जो NSD में हमारे सीनियर टीचर्स थे उनके सामने खड़ा था, और उन्होंने एक्सटेंशन प्रोग्राम की स्थापना की, ये सोचकर कि NSD की ट्रेनिंग जो है वो उन लोगों तक पहुँचे जो कि NSD में जिनका एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन वो फिर भी NSD की जो थिएटर एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें वो हिस्सा ले सकें, उससे थिएटर सीख सकें और थिएटर मूवमेंट्स के साथ जो है वो जुड़ सकें। तो NSD जो है वो करीब 30 और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है। ये वर्कशॉप्स जो हैं वो मोस्टली सबर्बन और रूरल इंडिया में होती हैं। शहरों में बहुत कम होती हैं, शहरों के बाहर छोटे टाउन्स और गांव में, और ख़ासकर रिमोट जगह पर जाके ये वर्कशॉप्स होती हैं, और इसमें एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग थिएटर में प्रोवाइड करने की एक कोशिश की जाती है। इसका इंटेंशन ये है कि इन तरह की वर्कशॉप से जो यंग लोग हैं जो रंगमंच सीखना चाहते हैं वो आगे आके इन वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करें, कल्चरल फॉर्म्स की प्रैक्टिसेस इन तक पहुँचे, और इनके आसपास जो लोकल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स हैं और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कल्चर को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ एक कनेक्शन, एक रिलेशनशिप बने। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ये वर्कशॉप्स जो हैं ये की जाती हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं इन फोटोग्राफ से, काफ़ी पुरानी फोटोग्राफ्स हैं ये, 1980s के दशक की हैं ये फोटोग्राफ, जिसमें कि एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है NSD के दिल्ली से बाहर जाकर अलग अलग शहरों में और छोटे छोटे गांव में इन्होंने वर्कशॉप्स करनी शुरू की, और NSD के ही टीचिंग मॉड्यूल्स को लेकर छोटे छोटे जो हैं इनपुट्स बनाए गए इन वर्कशॉप्स के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि ये NSD एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है ये करीब 30 वर्कशॉप्स हर साल जो है ये करते हैं, और ख़ास कर एक फोकस जो है रिमोट एरियाज़ का, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ का एक्सटेंशन प्रोग्राम में रहता है। और पिछले काफ़ी वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट्स में काफ़ी काम जो है किया है। किस तरीके की मॉड्यूल्स होते हैं हमारे एक्सटेंशन प्रोग्राम में, तो आप ये देख सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं एक्टिंग, डिज़ाइन और डायरेक्शन में रहते हैं। ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स 15 दिन से लेकर 45 दिनों तक की एक वर्कशॉप का मॉड्यूल रहता है ये। इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं और थियोरी और हिस्ट्री ऑफ थिएटर को लेकर भी क्लासेस होती हैं। और लोकल कम्युनिटी, मतलब आपकी लोकल कम्युनिटी जैसे कि आपकी ऑडियंस हो गई, लोकल ऑडियंसेस हो गए, या ऐसे सपोर्ट कम्युनिटीज़ हो गई जो कि थिएटर को बढ़ावा देना चाहती हैं, इनकरेज करना चाहती हैं, इनको सपोर्ट करना चाहती हैं, ऐसे वेन्यूज़ हो गए, उनसे एक रिश्ता बनाना वहाँ के यंग आर्टिस्ट्स का, इसका एक ख़ास जो है फोकस रहता है। और ख़ास एक फोकस ये भी रहता है कि क्योंकि हमारे देश में थिएटर ट्रेनिंग और फाउंडेशन कोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, तो इन वर्कशॉप्स के थ्रू यंग लोगों को एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत महसूस होती है, जिससे कि ये आगे जाके NSD जैसे थोड़े एडवांस्ड कोर्सेज जो हैं उसमें भी अप्लाई कर सकें और इनके पास एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो एडमिशन प्रोसेस में आने के लिए। साथ ही हाल ही में 2010 में हमने थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स भी शुरू किए। ये 15 दिन का एक कोर्स है जो कि जिस तरीके से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्सेज आप में से कुछ लोगों ने किए होंगे, जो फिल्म स्कूल्स रन करते हैं इंडिया में, थिएटर अप्रिसिएशन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि हम NSD से रन करते हैं, जिसमें कि अलग अलग किस्म के लेक्चर्स, टॉक्स और हमारे जो फोटोग्राफी और वीडियो आर्काइव में जो पुराने और नए नाटक पड़े हैं उनकी स्क्रीनिंग्स और लाइव व्यूइंग ऑफ प्लेस जो है इस अप्रिसिएशन कोर्स में दिखाई जाए। उसका फोकस ये रहता है कि जो दर्शक हैं हमारे, जो आज बहुत तरीक़ों के रंगमंच को देखते हैं, सराहते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, इन अलग अलग तरीक़ों के रंगमंच को समझा कैसे जाए, इसको अप्रिशिएट कैसे किया जाए, ये अप्रिसिएशन कोर्स जो है ये इस पर फोकस करता है। और ये जितनी भी वर्कशॉप्स हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम की, ये NSD पेडागॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो NSD का जो है 3 साल का अपना एक करिकुलम है, सिलेबस है, और उसमें से कुछ मॉड्यूल्स निकाल कर छोटे छोटे उनको छोटे वर्कशॉप्स के शेप्स देकर इनको इन एक्सटेंशन सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप्स में हम लोग ले जाते हैं। और वहाँ के हमारे लोकल थिएटर एक्सपर्ट्स जो हैं, नेशनल थिएटर एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल थिएटर एक्सपर्ट्स हैं, NSD फैकल्टी हैं, इन सब को इनवाइट करते हैं कि ये इस वर्कशॉप का हिस्सा बने और अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज़ जो है इस वर्कशॉप के माध्यम से यंग लोगों तक पहुंचाएं। जैसा कि मैंने कहा कि ये वर्कशॉप जो है NSD एक्सटेंशन की, NSD की पेडागॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो सवाल ये उठता है कि NSD की पेडागॉजी जो है वो क्या है, और किन किन तरह के सवाल, किन किन तरह की ट्रेनिंग इनपुट्स हमें NSD में देखने को मिलती हैं, और
वो किस तरीके से इन एक्सटेंशन प्रोग्राम की वर्कशॉप्स का हिस्सा बनती हैं। तो आई थिंक एंड दिस इज़ द पार्ट 2 दैट आई वांट टू कम टू टुडे, व्हिच इज़ कि हम थिएटर में किस तरह की नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाए और वो ट्रांसमिट कैसे हो। ये सवाल जो है, ये हमारे सामने ये पेडागोजी का सवाल है। बहुत लोग ये मानते हैं कि थिएटर जो है वो ये एक्टिंग सिखाने से या एक नाटक कर देने से जो है थिएटर की ट्रेनिंग होती है। ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि थिएटर को पढ़ने में, समझने में और इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने में सिर्फ एक्टिंग और सिर्फ नाटकों को करना जो है इनफ नहीं होता है। तो आज हम इस पेडागोजिकल फील्ड को थोड़ा सा खोलेंगे और इन तरीके के आइडियाज़ को हम लोग आज देखेंगे जो कि हमारे लिए थिएटर का एक बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रेनिंग ग्राउंड जो है वो तैयार करता है। ये 3 सवाल जो हैं थिएटर पेडागोजी को लेकर ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि वेयर डज अ थिएटर क्लासरूम टेक प्लेस, थिएटर का क्लासरूम कहाँ पर है। जैसे कि हम लोग अक्सर यूनिवर्सिटी सेटअप्स में देखते हैं, क्लासरूम का मतलब ये 4 दीवारें जिसके अंदर टीचर खड़ा हो और स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हों और टीचर जो बोल रहा है उसको एक किस्म से समझने की कोशिश कर रहे हों, नोट्स ले रहे हों। थिएटर का क्लासरूम क्या ये है? क्या थिएटर का क्लासरूम इन 4 दीवारी के बाहर भी हो सकता है? क्या थिएटर का क्लासरूम अलग अलग साइट्स में, अलग अलग स्पेसेस में, जिनकी जो ये स्पेसेस हैं, जो कि जिनकी अपनी एक हिस्ट्री है, अपनी एक उनकी एनर्जी है, अपनी एक उनकी एक ख़ास एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उन स्पेसेस में भी क्लासरूम थिएटर का बन सकता है? तो पहला सवाल ये कि थिएटर का क्लासरूम जो है वो कहाँ हो और वो कैसा हो। दूसरा कि व्हाट इज़ टीचिंग इन थिएटर। हमारे पास बहुत तरह के टीचर्स हैं थिएटर के अंदर। कुछ टीचर्स हैं जो स्कॉलर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं जो पढ़ाई करते हैं थिएटर की, कुछ टीचर्स हैं जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको एक्टिंग में, डायरेक्शन में, डिज़ाइन में या किसी एक ख़ास किस्म की स्टेज टेक्निक में एक प्रैक्टिस, एक एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है। और कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जो सेल्फ टॉट हैं, जो कभी जो है किसी एक फॉर्मल ट्रेनिंग में जो है वो नहीं गए। और पढ़ाने के माध्यम भी बड़े अलग अलग हैं। तो और इन पढ़ाने के माध्यम पर मैं थोड़ी देर में अभी आऊँगा। बट ये सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए अभी कि व्हाट इज़ टीचिंग इन थिएटर। ये इसको हम टीचिंग को हम कैसे समझें। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि व्हाट इज़ लर्निंग इन द थिएटर। सीख कैसे सकते हैं। ये जो सीखना जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ टीचर के माध्यम से ही होता है। क्या टीचर एक हमेशा ही एक कॉन्डुइट होता है थिएटर को सीखने के लिए, या क्या कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, कुछ ऐसे फोरम्स भी बनाए जा सकते हैं जिसके थ्रू लर्निंग पॉसिबल हो और उसमें टीचर जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक तरह का कन्वेंशनल रिश्ता है वो थोड़ा सा पिवट करे, वो थोड़ा सा शिफ्ट करे, वो थोड़ा सा कुछ और कोई और एक शेप जो है वो ले ले। सो हाउ डज लर्निंग हैपन इन द थिएटर। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक हमारे सामने सवाल है कि ये थिएटर सिलेबस क्या हो, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट कैन बी टॉट। बहुत तरीकों के थिएटर्स हैं हमारे दुनिया में। आप अगर हम सिर्फ हमारे देश का, इंडिया का सिर्फ एक एग्जांपल लें तो
नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हमें बहुत किस्म की थिएटर प्रैक्टिसेस दिखाई देती हैं, ट्रेडिशनल और फोक प्रैक्टिसेस दिखाई देती हैं, और मॉडर्न प्रैक्टिसेस दिखाई देती हैं, जिनके अपने अपने फॉर्मल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है परफॉर्मेंस की, एक्टिंग की, और ऑडियंसेस की, और ये इस तरीके का जो है एक वाइड स्प्रेड थिएटर प्रैक्टिस को देखते हुए थिएटर सिलेबस के सामने एक बहुत अहम सवाल ये खड़ा होता है कि इसमें से कौन सा कंटेंट जो है वो लेना है और कौन सा है जो नहीं लेना है, कौन सा है जिनके बीच में कौन से कंटेंट के बीच में रिश्ते एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं. Second question, what principles and ideologies should this be based on? समय के साथ साथ प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज बदलती हैं, समय के साथ साथ समाज की ज़रूरतें बदलती हैं, और ख़ासकर एनएसडी में ये एक प्रथा रही है, एक ट्रेडिशन रहा है कि हर डेकेड में सिलेबस रिव्यू होता है, क्या पढ़ाया जाना चाहिए और वो कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, इसके ऊपर बहुत डिबेट्स होती हैं, और इसको लेकर जो है फैकल्टी जो हैं, सोसाइटी एनएसडी एकेडमिक काउंसिल जो हैं, इसको लेकर बहुत सॉर्ट ऑफ फैसिनेटिंग डिबेट्स जो है वो करती है, और करिकुलम की एक शेप और एक सॉर्ट ऑफ एक करिकुलम की एक धार बनती है, उसकी एक शिफ्ट होता है वो फ्रॉम फॉर एग्जांपल फ्रॉम द 60s टू द 70s टू द 80s टू द 90s. हम ये देखते हैं कि पढ़ाने के तरीके और क्या पढ़ाया जा रहा है और वो कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी एक शिफ्ट आया. वो शिफ्ट क्यों आया, वो किन आइडियाज़ को लेकर आया, इसको भी पहचानना जो है वो बड़ा ज़रूरी है. What methods should be employed in teaching it? पढ़ाने के मेथड्स में बड़ा फ़र्क आया है. आप कोई भी एक थिएटर की एक्सरसाइज ले लीजिए, एक्टिंग एक्सरसाइज ले लीजिए, उसको जिस तरीके से आज से 20 साल या 30 साल पहले क्लासरूम में, ऑडिटोरियम में पढ़ाया जाता था, करवाया जाता था, वो आज शिफ्ट हुआ है. तो ये एक्सरसाइज हो सकता है एक ही हो, लेकिन उसके करवाने के माध्यम जो उनके कराने के ढंग जो हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, और वो भी टाइम के हिसाब से बदल सकते हैं. और वो क्यों बदलते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ थॉट टू टॉक अबाउट. एंड ऑफ कोर्स सिलेबस के अंदर जो है पहले क्या आए और बाद में क्या आए. जब एनएसडी के अंदर जब फर्स्ट ईयर में अंदर जब स्टूडेंट्स आते हैं तो फर्स्ट ईयर में उनको क्या क्या सिलेबस होना चाहिए उनका, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तक आते आते उनको किस तरीके से एक किस्म का प्रोग्रेशन जो है वो चाहिए. और यही चीज़ हमारी एनएसडी एक्सटेंशन वर्कशॉप में भी हम काफ़ी इसके बारे में सोचते हैं कि ये वर्कशॉप जो है वो रीजन में, हमारे देश में किस रीजन में हो रही है, और उस रीजन के हिसाब से किस तरीके का वर्कशॉप, किस तरीके का सिलेबस बनाना चाहिए, ताकि इसमें जो है ये जो लर्निंग की जो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी खुले. तो पहले क्या आए और बाद में क्या आए. And this is something that I think we need to remember, that the structure of learning can determine the experience of learning. मतलब जिस हिसाब से लर्निंग को हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसका आउटकम बड़ा डिटर्मिन करता है. और इसमें मुझे बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ये मजाक करते हैं कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था इसलिए वो थिएटर में आए, और जब थिएटर में आए तो पता चला कि थिएटर में भी काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है थिएटर को सीखने के लिए. लेकिन हम ये भी देखते हैं कि थिएटर के टूल्स को भी आज स्कूलों में और कॉलेजेस में यूज़ किया जा रहा है पढ़ाई को पढ़ाने के लिए. सो दिस ये जो स्ट्रक्चर है लर्निंग का, कि लर्निंग को किस तरीके से शेप दी जाए, एक स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के ऊपर इसका जो है बहुत असर पड़ता है. सो वन ऑफ द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ
and I think probably the more popular, the more conventional way to look at a theatre syllabus is to look at it as a vertical syllabus. Vertical syllabus मतलब top down या down up, जिसमें कि learning जो है वो एक तरह का escalating experience है. मतलब एक एक्सरसाइज या एक किस्म के प्रोजेक्ट से शुरू होता है और ये प्रोजेक्ट जो है वो धीरे धीरे उसमें एक्सरसाइजेस बढ़ती चली जाती हैं, एक्सेलरेट होता चला जाता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही किस्म के आउटकम में उनको फोकस किया जाता है ताकि वो उस आउटकम में उनकी जो एनर्जी और उनकी जो फोकस है वो इंटेंसिफाई होती चली जाए और एंड में जाके उसका एक किस्म से एक आउटकम जो है वो निकल कर आए. The first and a very popular example of this vertical syllabus is productions. आप में से काफ़ी लोगों ने NSD की स्टूडेंट्स प्रोडक्शंस देखे होंगे. हर साल एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स के साथ 3 से 4 स्टूडेंट्स प्रोडक्शंस होती हैं जिसमें कि डायरेक्टर्स को इनवाइट किया जाता है बाहर से या NSD फैकल्टी ही डायरेक्ट करती हैं, और इसमें कभी टेक्स्ट उठाकर, कभी डिवाइस, कभी अलग अलग सॉर्ट ऑफ थिएटर मेकिंग के टूल्स को लेकर जो है क्लासेस होल्ड की जाती हैं जिसमें कि रिहर्सिंग फॉर अ प्ले becomes the mode to teach theatre. So the process of building a show, rehearsing for a show, and then preparing the students to show the play. ये एक I think it's a very sort of popular and a conventional example of theatre syllabus. NSD की extension की काफ़ी workshops भी प्रोडक्शन ओरिएंटेड ही होती हैं कि प्रोडक्शन प्ले खड़ा करने के माध्यम से जो है थिएटर को सीखा जाए. एक और इनपुट है NSD में which is sort of the interface with the folk and the traditional. इसमें गुरु शिष्य परंपरा को ज़रा समझा जाता है, उसमें अपने आप को सबमिट किया जाता है, और NSD स्टूडेंट्स जो हैं वो 45 दिन के लिए हमारे देश में, देश के कोने कोने में जो हमारी फोक प्रैक्टिसेस हैं, जो कम्युनिटी प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ जाकर कैंप करते हैं और इन कम्युनिटी प्रैक्टिसेस को, सोशल प्रैक्टिसेस को, फोक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को सीखती हैं. इनके जो उनके गुरु हैं उनको उनके सामने अपनी बॉडीज़ को, अपने कन्विक्शंस को प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, और इन ख़ास किस्म की वोकैबुलरी को जो कि इन फोक परफॉर्मेंसेस को कैरेक्टराइज करती हैं, और इनसे जो एक किस्म की एक कम्यूनल आइडेंटिटी जो है, कम्युनिटी की आइडेंटिटी जो है, जो निकल के आती है, उनको स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखते हैं और फिर इस पर एक नाटक जो है वो खड़ा करते हैं. एंड सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑफ साइट लर्निंग जिसमें कि कैंपस को छोड़कर, NSD कैंपस को छोड़कर जो है स्टूडेंट जाते हैं और अपने आप को एक किस्म की वर्टिकलिटी में, गुरु शिष्य परंपरा में अपने आप को लोकेट करते हैं और वहाँ से सीख के आते हैं. ये एक और एग्जाम्पल है जो फ़ोटोग्राफ जो थी पहले, वो संगीत शारदा की फ़ोटोग्राफ थी NSD स्टूडेंट्स की, जो कि एक मराठी संगीत नाटक एक फॉर्म है, एक नाटक है. ये यहाँ पर नौटंकी की आप कुछ फ़ोटोग्राफ्स देख रहे हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में अलग अलग रीजन्स में पाया जाता है, और यहाँ पर NSD के स्टूडेंट्स जो हैं टीचर्स के साथ, नौटंकी के एक्सपर्ट्स के साथ, प्रैक्टिशनर्स के साथ उन्होंने 45 दिन बिताए और फिर नौटंकी की एक ख़ास एक नाटक सीख कर जो है वो NSD वापस आए और उसका शो किया. सिमिलरली एक्टिंग में जिस तरीके की इस तरह का वर्टिकल सिलेबस है, तो डिज़ाइन और सिनोग्राफी और थिएटर और स्टेज टेक्निक्स को लेकर भी एक किस्म का एक वर्टिकल सिलेबस है जिसमें कि डिज़ाइन के एक्सपर्ट्स, थिएटर के एक्सपर्ट्स जो हैं वो आते हैं और स्टेज मॉडलिंग से लेकर टेक्सचरिंग,
कलर की अंडरस्टैंडिंग, लाइट की अंडरस्टैंडिंग और स्पेस की अंडरस्टैंडिंग, टेक्स्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए ताकि वो स्पेस की एक फॉर्म ले, उसको लेकर क्लासेस करते हैं। और ये एक फ़ोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं, ये एक मॉडल मेकिंग मॉडल मेकिंग एक क्लास है जिसमें कि स्टूडेंट्स किसी एक टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं और उसमें इमेजिन करते हैं कि ये नाटक जो है वो किस तरीके की स्पेस में, किस तरीके की परफॉर्मेंस के एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में इसको ढाला जाए। और ये मॉडल्स भी बनाते हैं स्टूडेंट्स, और इन मॉडल्स को फिर एक लाइफ साइज स्पेस की शक्ल में भी इसका परिवर्तन करते हैं। सो ऑन द लेफ्ट यू सी अ फोटोग्राफ ऑफ लाइफ साइज सॉर्ट ऑफ स्पेस, जिसके अंदर आप चल के जा सकते हैं और इस स्पेस को एक परफॉर्मेटिव डिज़ाइन के sort of perspective से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड on the left, on the right you see मॉडल मेकिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि नीचे जो है फोटोग्राफ में एक स्टूडेंट जो है वो अपनी मॉडल की इंटरप्रिटेशन को NST फैकल्टी के सामने जो है बता रहे हैं। सो ये वर्टिकल सिलेबस जो है ये हायरार्किकल होता है। इसमें टीचर जो है becomes the center of sort of imparting the knowledge, the skills. It's a skill-based training system जिसमें कि स्टूडेंट जो है वो एक गुरु से, एक टीचर से ख़ास किस्म के स्किल्स सीखता है। ये एक्टिंग स्किल्स हो सकते हैं, फॉर्म या एक ख़ास किस्म की कोडिफाइड ग्रामर के स्किल्स हो सकते हैं, या ये टेक्निक्स के स्किल्स हो सकते हैं, चाहे वो डिज़ाइन को लेके हो गए, चाहे कॉस्ट्यूम को लेके हो गए, चाहे साउंड को लेके हो गए। और इसमें जो है बॉडी फॉर्म और असेंबली की बड़ी क्लियर लाइन जो है वो एस्टैब्लिश होती है। और ये जो क्लियर लाइंस हैं, ऑफ कोर्स these are not just sort of practice based lines, but these are also discursive lines. इसमें एक ख़ास किस्म की मतलब डिस्कोर्स की एक sort of लाइन है जो कि स्टूडेंट तक पहुंचती है। These vertical syllabuses sort of move towards a closure. ये ऐसे इनपुट्स हैं जिसमें कि अंत में कुछ होता है, और मुझे लगता है कि ये कई बार स्टूडेंट्स को काफ़ी एक किस्म की एक फुलफिलमेंट की भी एक एहसास होती है कि जो इनपुट जो है वो जो उन्होंने सीखा वो एक किस्म के क्लोजर तक गया, चाहे वो क्लोजर जो है वो एक प्ले में हो, चाहे वो क्लोजर जो है वो एक किस्म के एक्सरसाइज की डेमोन्स्ट्रेशन में हो, चाहे वो क्लोजर जो है वो एक किस्म के डिस्प्ले, स्टूडेंट्स डिस्प्ले में हो। एंड ऑफ कोर्स देन दिस वर्टिकल सिलेबस बिकम्स एन एंड इन इटसेल्फ। इस तरीके के इनपुट्स जो हैं दे बिकम सॉर्ट ऑफ इट बिकम्स एन इनपुट बेस्ड curriculum, and it can be very cathartic as well. But vertical syllabus के साथ साथ और भी एक किस्म का सिलेबस है जिसको कि हम एक हॉरिजॉन्टल सिलेबस के हिसाब से समझ सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सिलेबस जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है, वो वर्टिकल सिलेबस के शायद बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें जो लर्निंग जो है वो इंटर रिलेशनल एक्टिविटी के ऊपर निर्भर करती है। वो इंटर रिलेशनल एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट टीचर के बीच में हो सकती है, वो स्टूडेंट्स बिटवीन स्टूडेंट्स हो सकती है, या वो बिटवीन स्टूडेंट्स एंड अ पर्टिकुलर कोई एक साइट, कोई एक कम्युनिटी, या कोई एक ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट हो सकता है जो कि लर्निंग के लिए बड़ा ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल सिलेबस में जो है पार्शली इट कैन बी सेल्फ लेड, मतलब ये एक किस्म से स्टूडेंट लेड एक सिलेबस को एक ड्राइव करता है। इट कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड, इट फोकसेस ऑन द स्टूडेंट इटसेल्फ एंड स्टूडेंट्स की जो एजेंसी है या उनके इंटरेस्ट्स हैं और उसको किस तरीके से मोल्ड और शेप करना है, ये हॉरिजॉन्टल सिलेबस उसमें जो है इसकी एक भूमिका रहती है। And a very interesting example of this is production process exercises.
जो कि 1980s में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इंट्रोड्यूस हुई, और इसका एक sort of it was a very special kind of introduction, because what it does is that कि ये स्टूडेंट की जो सेल्फहुड है उस पर फोकस करता है, एंड इट्स अ सीरीज ऑफ sort of exercises which are not sort of differentiated across disciplinary boundaries. मतलब इसमें ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि कोई भी स्टूडेंट ऑफ थिएटर कर सकता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, कोई भी ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो कर सकते हैं. सो इन दैट सेंस दीज आर क्रॉस डिसिप्लिनरी एक्सरसाइजेज. और ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये स्टूडेंट की पर्सनल मेमोरीज, उनकी इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी मेमोरीज, और उनकी सोशल और पब्लिक लोकेशन, इन चीज़ों को जो है किसी तरीके से एक एक्सरसाइज में ढालने की कोशिश करता है. तो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ टीचर के पास कुछ सिखाने के लिए नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट के पास कुछ दिखाने के लिए जो है वो होता है, और वो कैसे दिखाए और वो क्या दिखाए, इसके ऊपर जो है फोकस रहता है. These are a few more exercises of production process. And to give you an example of an exercise, there is an exercise, for example, called the home image, which is that students से कहा जाता है कि आपके लिए जो आपका घर है वो एक मोमेंट में, एक इमेज में कैप्चर करके हम सबको दिखाइए. Now, सुनने में एक्सरसाइज जो है ये बहुत सिंपल साउंड कर सकती है, but actually it is quite a complex exercise, because what the student of theatre is being asked to do here is that student से कहा जा रहा है कि एक तो कि आप जो है अपने घर के बारे में सोचिए, what does your home mean to you, और उसको किसी तरीके से किसी एक मटेरियल में, किसी एक ऑब्जेक्ट में, किसी एक मोमेंट में, किसी एक साउंड में, किसी एक sort of परफॉर्मेटिव ग्रामर में कैप्चर करके एक sort of संक्षिप्त में, ब्रीफली उसको दिखाइए. और एज यू कैन टेल कि ये इस एक्सरसाइज से जो स्टूडेंट का जो सेल्फहुड है, जो एक पर्सनल और एक प्राइवेट एक जगह है स्टूडेंट की, वो दैट इमीडिएटली कम्स इनटू प्ले. और the student is asked to sort of find the way in which ये अंदर से बाहर आएगी, इसकी एक किस्म की इन मेमोरीज की, इस बहुत ही पर्सनल एक एक्सपीरियंस की, एक sort of it's a sharing that happens outside, and this is quite difficult to do also. This exercise comes in the first year in NSD, और कभी-कभी हम लोग NSD एक्सटेंशन प्रोग्राम में भी इन एक्सरसाइजेस को करते हैं, और इनकी कुछ एक sort of अडैप्ट करते हैं इन एक्सरसाइजेस को. And what you see immediately through these exercises is a very special presence of the student of theatre. उसकी एक आइडेंटिटी, उसकी एक एजेंसी, उसकी एक हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री जो है वो निकल के आती है. Another example of a horizontal syllabus is etudes or scene works. These are again student-led processes. NSD के अंदर बहुत किस्म के scene works होते हैं, lighting scene work, design scene work, direction scene works. इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक एतूद की जैसे एक है. एतूद जो है वो म्यूज़िकल, एक तरह की म्यूज़िकल एक्सरसाइज है कॉम्पोजिशन में, जिसमें कि एक बहुत बड़ी कॉम्पोजिशन का एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है और उसी को ही बार बार प्रैक्टिस किया जाता है टू बी एबल टू sort of build upon the learning. So which is why this is also called scene works, because हो सकता है कि ये एक बहुत बड़े नाटक का एक छोटा सा सीन जो है
वो उठाकर सिर्फ उसी सीन के ऊपर फोकस किया जाए। ये सीन वर्क्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि नाटकों पर या टेक्स्ट के ऊपर ही बेस्ड हो। इसमें बहुत बार स्टूडेंट से कहा जाता है कि वो भी कोई एक ऐसा मटेरियल लेके आए, एक ऐसा सॉर्ट ऑफ सोर्स लेके आए जिससे कि डिवाइस किए जा सकते हैं सीन्स। और इसकी जो रिहर्सल की असेंबली है, अरेंजमेंट है, दिस इज लेड बाय द स्टूडेंट्स एंड हियर द टीचर ओनली बिकम्स अ फैसिलिटेटर, जो कि प्रोसेस के ऊपर कमेंट करते हैं, जो कि जिस तरीके से स्टूडेंट की एक्सप्लोरेशन चल रही है उसकी डायरेक्शन के ऊपर कमेंट करते हैं और उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। These are a few examples of student-led scene works at NSD. इसमें कुछ सीन वर्क्स में कभी कभी ग्रीक नाटकों को उठाकर काम होता है, कभी कभी नॉवेल्स को उठा के काम होता है, और मोनोलॉग्स को उठा के काम होता है। ये on the right you see, right top you see a photograph from a collection of partition stories. These were stories, these were more like interviews and testimonies, जिसको कि फिर एक किस्म के नाटकीयता उसकी एक शेप दी गई। And again this is again a set of sort of student led processes, जिसमें कि लेफ्ट में आप देखें तो ये एक ऐसा सीन वर्क था जिसमें स्टूडेंट ने थिएटर और स्टेज को रिजेक्ट करके द स्टूडेंट वेंट आउट और 1-1.5 महीने तक उन्होंने एक खेत उगाया, और वो खेत को उगाने के बाद उसके अंदर रिहर्सल शुरू की और रिहर्सल को एक मुकाम तक पहुंचकर अपना जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सबको दिखाया। तो यहाँ पर खेत को बनाना और बनाते बनाते रिहर्सल करना भी थिएटर मेकिंग का एक पार्ट स्टूडेंट के लिए बना। ऑन द राइट यू सी अदर फोटोग्राफ्स। राइट बॉटम जो है ये एक डिप्लोमा शो की एक फोटोग्राफ है। डिप्लोमा शोज इज अगेन अ स्टूडेंट लेड academic exercise, जिसमें कि this is the kind of a final exercise, like a degree show exercise that direction design students do, जिसमें कि वो पहली बार एक sort of full length एक नाटक जो है वो खड़ा करते हैं, और इसकी जो exploration है वो काफ़ी बार मतलब एक किस्म से student led जो है वो होती है। एक्टिंग के और परफॉर्मेंस में भी हमारे पहले वेबिनार के सेशंस में आप लोगों ने सुना होगा कि एक्टिंग को कैसे पढ़ाया जाए और उसमें किस तरीके की जो है आइडियाज़ और हिस्ट्रीज और एक्सरसाइजेज आती हैं, लेकिन एक्टिंग की टेक्निक को भी पढ़ाने में शिफ्ट हुए हैं। ये काफ़ी sort of in the last 10 or 15 years हमने ये देखा कि for example एक तरह की डेमोक्रेसी आई है, and this democracy has come from, say, an example of an exercise called the points of view. This is a practice of improvisation की एक टेक्निक है जो कि एनी बोगार्ट की एक पब्लिकेशन है, उससे ये फेमस हुई, जिसमें कि स्टूडेंट ऑफ थिएटर हुआ परफॉर्मर्स, उनके व्यू पॉइंट्स ऑफ टाइम, स्पेस, नैरेटिव, टेक्स्ट, इमोशन एंड मेमोरी को लेकर एक किस्म की खास एक कोरियोग्राफी जो है वो बनाई जाए, जिसमें कि पहले से बनाया एक टेम्पलेट या आउटकम ना हो, बल्कि एक ऐसा एक फ्रेमिंग हो, एक ऐसी नेविगेट करने के लिए एक किस्म की एक जर्नी निकले, एक रूट निकले, जिससे कि स्टूडेंट की एक पर्सनल और सोशल प्रेजेंस एज अ परफॉर्मर जो है वो एक नाटक का हिस्सा बने। सो ये हॉरिजॉन्टल सिलेबस जो है ये नॉन हायरार्किकल होता है। इसमें बहुत किस्म की फॉर्मेट्स हैं जिसमें कि टीचर स्टूडेंट अपने आप को एक दूसरे के साथ प्लेस करते हैं, कभी फैसिलिटेटर्स बनते हैं, कभी ऑब्जर्वर्स बनते हैं, कभी कमेंटेटर्स बनते हैं,
और कभी जो है डायरेक्टली भी डायरेक्ट करते हैं। इसमें रिलेशनल फील्ड्स ऑफ नॉलेज हैं, जिसमें कि पहले से एक ख़ास किस्म की जो बिब्लियोग्राफी कह लीजिए उसको, या एक रेफरेंस पॉइंट कह लीजिए, वो पहले से तैयार नहीं होता। इसमें ये रिलेशनल फील्ड में ये नॉलेज प्रोडक्शन जो है इसमें आती चली जाती है। रेफरेंसेस जुड़ते चले जाते हैं, क्रॉस कनेक्शंस जो है वो बनते चले जाते हैं, और ये एक किस्म का सोशल और कल्चरल फील्ड जो है वो खुलता चला जाता है। और इसके दायरे भी हैं जो रिसर्च लेड मेथडोलॉजी के हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा एक ही कोई टीचर पढ़ाता है। इसमें कोलैबोरेशंस की वो जो है पॉसिबिलिटी खुलती है, जिसमें कि मोर देन वन टीचर इज नीडेड, एंड समटाइम्स इवन अनलाइकली सेट ऑफ टीचर्स आर नीडेड, जो कि कुछ ऐसे टीचर्स जिन्होंने कभी इकट्ठे कभी नहीं पढ़ाया। ये भी हो सकता है कि ऐसे टीचर्स जो हैं वो इस तरीके की हॉरिजॉन्टल सिलेबस में इकट्ठे आएँ और एक एक नया फील्ड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो खोलें। And by its very virtues, by its very nature, it's exploratory in its form, and it's quite open-ended कि इस तरीके के हॉरिजॉन्टैलिटी में ज़रूरी नहीं है कि एक आउटकम एक नाटक या कोई एक डिस्प्ले, कोई एक डेमोन्स्ट्रेशन बन के आए, बिकॉज इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड। Process in itself becomes the learning, process in itself becomes the reward. और ये now you can also see कि जिस तरीके का ये sort of vertical और horizontal syllabus है, इसको एक दूसरे में किस तरीके से sort of intersect करवाया जाए ताकि ये स्टूडेंट के लिए मीनिंगफुल बने। कहाँ पर वर्टिकल सिलेबस रखा जाए, कहाँ पर हॉरिजॉन्टल सिलेबस रखा जाए, कितना हॉरिजॉन्टल कितना वर्टिकल, इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि जब स्टूडेंट जो है वो when the student moves from one training to another, or from one methodology to another, or from one course or teacher to another, तो ये स्टूडेंट जो है वो अपनी ये सेंस जो है वो कैसे बना रहा है, वो कैसे जो उसकी जो लर्निंग है वो शेप कैसे ले रही है, इसके बारे में सोचना जो है बड़ा ज़रूरी है। सो एक तरह की मूवमेंट जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड क्लस्टर्स हैं ऑफ थिएटर ट्रेनिंग। सो वी कैन मेक sort of clusters of theatre training, जिसमें कि vocabulary के ऊपर, genre के ऊपर, या history based clusters जो हैं हम बनाएं। So ये बहुत तरह के clusters हो सकते हैं। For example, एक modern cluster हो सकता है जिसके अंदर हम लोग melodrama, Indian popular, western and Russian realisms को इकट्ठा उसकी classes जो हैं वो organize करें, जिसमें कि जो है Russian literature जो है वो पढ़ाया जाए, और उसी के साथ रशियन एक्टिंग मेथोडोलॉजी जो है उसकी क्लासेस ली जाएं, और फिर एक रशियन प्ले जो है उसकी साथ साथ रिहर्सल चले। ट्रेडिशनल और फोक और रिचुअलिस्टिक क्लस्टर्स बन सकते हैं। इसके साथ साथ क्लासिकल, संस्कृत ड्रामा और ग्रीक थिएटर के क्लस्टर्स बन सकते हैं। यूरोपियन रेनेसां, रेस्टोरेशन और मैनरिज्म के क्लस्टर्स बन सकते हैं, जिसमें कि हम शेक्सपियर, फार्स वगैरह को हम एक इकट्ठे कंटिन्यूएशन में पढ़ें और सीखें। कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ के बन सकते हैं। अप्लाइड थिएटर का क्लस्टर बन सकता है, जिसमें कि हम थिएटर एंड एजुकेशन, कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस, अप्लाइड थिएटर, एजुकेशन के टूल्स में थिएटर जो है वो कैसे आ रहा है, और सोशल एम्पावरमेंट में थिएटर के टूल्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका एक क्लस्टर बन सकता है। या एक पोस्ट ड्रामेटिक क्लस्टर बन सकता है, जिसमें कि डिवाइस थिएटर, डिजिटल थिएटर और पार्कोर थिएटर को हम लोग उसकी थियोरी और उसकी प्रैक्टिस को एक इकट्ठा उसका एक या 2 या 3 महीनों का एक क्लस्टर बना सकते हैं। कंटिन्यूस मूवमेंट जो है कई बार बड़ी प्रोडक्टिव रहती है, स्टूडेंट के लिए आसान रहती है। हो सकता है कि स्टूडेंट को बहुत स्मूथली एक कोर्स से दूसरे कोर्स में जाने का और इन अलग अलग सॉर्ट ऑफ थियोरी, एक्टिंग और थिएटर टेक्निक्स को पढ़ने का, इंटीग्रेट करने का एक मौका मिले, क्योंकि वो एक दूसरे से बात कर रही हैं। क्लस्टर उनका जो है वो सेम है, and so you have these sort of
productions going on at NSD, for example, जो कि realism, इंडियन रियलिज्म के ऊपर बेस्ड हैं या ग्रीक ड्रामा के ऊपर बेस्ड हैं या sort of पोस्ट ड्रामेटिक प्रोडक्शंस भी होती हैं। यहाँ सिलेबस को हम लोग जंप्स और कॉन्ट्रास्ट्स में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हम लोग इस तरीके के कॉन्ट्रास्ट्स बनाएं जिसमें कि डिसकंटिन्यूटी हो, जिसमें कि पॉपुलर और मार्जिनल को इकट्ठा रखा जाए, अर्बन और रिचुअल को इकट्ठा रखा जाए, क्लासिकल या सोशल प्रैक्टिसेस को इकट्ठा रखा जाए, अफ्रीकन एशियन स्टडीज़ को इकट्ठा रखा जाए, लिटरेचर बेस्ड या फिजिकल थिएटर को इकट्ठा रखा जाए, या हाई आर्ट और लो आर्ट को इकट्ठा रखा जाए ना। गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज 2007-2008 के दौरान एक सिलेबस में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि सुबह के वक्त जो है वो एक कुडियाट्टम की एक हाईली कोडिफाइड ट्रेनिंग सुबह के वक्त करीब 4 से 5 घंटे तक स्टूडेंट एक्टर्स को मिलती थी और जिसमें कि छोटे छोटे जेस्चर्स, जिसमें कि एक ख़ास किस्म की माइथोलॉजी की इमेजिनेशन, ख़ास किस्म की बॉडी की प्रैक्टिस, ख़ास किस्म का डिसिप्लिन को मोबिलाइज किया जाता है, को सीखा जाता है। और साथ ही बिल्कुल उसके साथ एक ऐसा सॉर्ट ऑफ इनपुट रखा गया जिसमें कि सर्कस के ऊपर स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो एक सर्कस कंपनी के साथ उसमें एक उनको इमर्स किया गया। एंड जब ये होता है तो व्हाट डज अ स्टूडेंट थिएटर लर्न, इस तरीके की जक्सटापोजिशन से, कॉन्ट्रास्ट से, क्या स्टूडेंट परफॉर्मर, स्टूडेंट एक्टर की बॉडी में खास किस्म के सवाल उठते हैं, क्या उठ सकते हैं? क्या ये दो बहुत ही अलग किस्म की ट्रेनिंग्स जो हैं वो स्टूडेंट एक्टर की बॉडी को एक अलग तरीकों की पैराडाइम्स में, डायमेंशंस में डालती है? इसको हम इस तरह की बॉडी प्रैक्टिसेस को जो कि बहुत अलग हैं एक दूसरे से, जब एकदम साथ रखते हैं हम, और स्टूडेंट जो है एक से दूसरे में और दूसरे से वापस एक में आता है, ये डिसकंटिन्यूटी जो है ये किस तरीके की sort of learning को produce करती है? I think this is an interesting question that we could have. So the way the syllabus is arranged becomes the way in which a student understands theatre. किस तरीके से सिलेबस को रखा जाए? I'm going back to the question that I started with कि शुरुआत में क्या हो, अंत में क्या हो, पहले क्या रखा जाए, बाद में क्या रखा जाए, साथ में किन दोनों इनपुट्स को रखा जाए, ये भी अपने आप में एक पेडागोजिकल sort of discourse produce करते हैं. So and of course this affects the vocabulary of the student, the student of theatre, performance skills, performer's body, किस तरह का रूटीन जो है वो स्टूडेंट अपने लिए बनाए थिएटर को सीखने के लिए, किस तरह के सोशल कॉन्टेक्स्ट्स को ध्यान में रखे, किस तरीके का एक पर्सनल डिसिप्लिन और एक ensemble का डिसिप्लिन स्टूडेंट बनाए, अपने इतनी तरह की ट्रेनिंग्स को ले जाने में अपने आप को इमर्स कर देने के बाद किस तरह की ट्रेनिंग या टूल किट वो स्टूडेंट जो है वो अपने लिए बनाए। और ख़ासकर ये बिकॉज NSD इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि इस तरीके की आर्ट फॉर्म को हम लोग इवैल्यूएट कैसे करें? हाउ डज वन इवैल्यूएट the learning of theatre by a student? ग्रेड्स किए जाएं, उनको ग्रेड्स को हम किस तरीक़ों से देखें, मार्क्स दिए जाएं तो कैसे मार्क्स दिए जाएं, किन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रख के मार्क्स दिए जाएं, और साथ साथ इसके इवैल्यूएशन, इंस्टीट्यूशनल इवैल्यूएशन के साथ साथ स्टूडेंट के अंदर एक किस्म की सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे प्रोड्यूस की जाए। एक तो इवैल्यूएशन होगी जो कि आपके स्टूडेंट के टीचर ने, स्टूडेंट के डायरेक्टर ने, स्टूडेंट के गुरु ने और स्टूडेंट की ऑडियंस ने उसको दी, और स्टूडेंट के अपने दोस्तों ने उसके साथ जो कोलीग्स हैं उन्होंने दी। और एक दूसरी हुई जो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन हुई कि स्टूडेंट ने अपने आप को कैसे इवैल्यूएट किया, अपनी प्रोग्रेस को कैसे नापा। तो इसकी एक फ्रेम, इसका एक ग्राउंड जो है वो स्टूडेंट को कैसे दिया जाए।
And this is what this brings me to, which is that the classroom is a site of struggle. It is a struggle between the private and the public selves, जहाँ पर student का, जहाँ पे what is home, what is village, what is region, what is city, what is state, what is nation, what is the world, ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं. स्टूडेंट की मल्टीपल लॉयल्टीज और मल्टीपल आइडेंटिफिकेशंस जो इन सारी अलग अलग दुनिया में जो स्टूडेंट अपने आप को पाता है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो आपका आपका ज़िला हो, चाहे वो आपकी जाति हो, चाहे वो आपका राष्ट्र हो, चाहे वो पूरी दुनिया हो, ये कहाँ कहाँ ये जो मल्टीपल आइडेंटिटीज़ हैं, कभी कभी आइडेंटिटीज़ जो हैं कन्वर्ज करती हैं, कभी ये कॉन्ट्रास्ट करती हैं, कभी ये कॉन्फ्लिक्ट करती हैं एक दूसरे से. तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं, ये क्लासरूम का पार्ट ये कैसे बने. एंड वन ऑफ द सॉर्ट ऑफ मेरे लिए खास कर एक ये क्लासरूम एक साइट बनती है ऑफ क्रॉसिंग बॉर्डर्स, दैट ये जितनी भी साइट्स हैं, घर, विलेज, रीजन, सिटी, स्टेट, नेशन, वर्ल्ड की, इसमें एक खास किस्म की ट्रांसलेशन करनी पड़ती है स्टूडेंट को. और ये ट्रांसलेशन जो है, दिस बिकम्स द परफॉर्मेटिव एक्ट, दिस बिकम्स द रेडिकल एक्ट थ्रू विच आई थिंक थिएटर इज फाइनली सॉर्ट ऑफ लर्न्ड. एक किस्म की रीमटीरियलाइजेशन करनी पड़ती है, जिसमें कि स्टूडेंट अपनी मेमोरी को सेंसरी चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसमें कि अपने पर्सनल को अपने पब्लिक और पब्लिक को वापस प्राइवेट में ट्रांसलेट करते हैं, जिसमें को इमोशन को इमोशन का मटेरियल देखते हैं, किस मटेरियल में वो इमोशन जो है वो समाती है और उसको यूज़ कर सकते हैं किस में, और स्पेस को एटमॉस्फेयर में हम लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. डेप्थ जो होती है, जो अंदर, जो हम अपने अंदर एक किस्म की एक एज आर्टिस्ट्स, एज एक्टर्स, एज राइटर्स एक डेप्थ पाते हैं, उसको हम लोग मेजर करना सीखें कि ये इसकी मेजरमेंट जो है वो राइटिंग में आए, वो किसी एक सीन बिल्डिंग में आए, वो किसी एक परफॉर्मेटिव ग्रामर में आए, लेकिन उसको एक मेजर करना सीखते हैं कि कितना ज़्यादा, कितना कम, कितना करना है, कितना नहीं करना है, कितना दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है. And this is a kind of measure that becomes very important for all kinds of theatre practitioners. Desire को हम object में translate करना सीखते हैं, और idea को हम लोग एक living moment में translate करना सीखते हैं. So it's a kind of rematerialization. And here you see that the classroom becomes a site for all kinds of ideas of power, desire, experience and knowledge. ये चार किस्म के जो एक आइडियाज़ हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं, और ये क्लासरूम जो है एक किस्म की इट ऑल्सो बिकम्स अ कंटेस्टेड साइट, जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो हैं आती हैं, और इसको हम लोग अनपैक करके, अनफोल्ड करके, थ्रू थिएटर टेक्स्ट्स, थ्रू एक्टिंग ट्रेनिंग, थ्रू परफॉर्मेंस ग्रामर्स, थ्रू लर्निंग जो है वो देखते हैं. And so धीरे धीरे, so I want to kind of wind up and talk about कि ये एक किस्म की NSD में एक बहुत हमारी 60 साल से ये एक डिबेट चल रही है कि एक क्रिटिकल पेडागोजी जो है थिएटर की वो क्या हो, जिसके अंदर एक हिस्टोरिकल इम्पल्स हो, कि वो हिस्टोरिसाइज कर सके मेथडोलॉजीज को और प्रैक्टिसेस को, उसमें इमेजिनेशन का एक लेबर हो, और ये इमेजिनेशन का लेबर जो है ये किस तरीके से फिक्शनल वर्ल्ड्स को मटेरियल वर्ल्ड से जॉइन करता है, इसकी मेथड क्या हो, ये स्टूडेंट कैसे सीखे, और it is also now I think it is also a democracy of expressive means. जिस तरीके से आज आपने प्रेजेंटेशन में देखा कि बहुत किस्म की इनपुट्स हैं, बहुत किस्म के कोर्सेज हैं जो फाइनली मिलकर एक सिलेबस बना सकते हैं, लेकिन उसमें एक किस्म की डेमोक्रेसी होनी पड़ेगी, उसमें एक किस्म की सॉर्ट ऑफ शेयरिंग होनी पड़ेगी, किस्म की ओपननेस होनी पड़ेगी, जिसमें कि स्टूडेंट अपने आप को पाए और स्टूडेंट अपने आप को नेविगेट कर सके उसके अंदर. एंड ऑफ कोर्स द क्रिटिकल पेडागोजी जो है ये स्टूडेंट को ज़रा तैयार करे ताकि ये मास मीडिया, द मार्केट एंड ग्लोबलाइजेशन के फोर्सेस को समझें, उसको क्रिटिक कर पाएँ, उसमें अपनी लोकेशन अगर ढूंढने की ज़रूरत हो तो अपनी लोकेशन ढूंढ पाएँ,
बट ऑल्सो दैट कि इसकी कोशिश है क्रिटिकल पेडागोजी की फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इन थिएटर एकेडमी और रिसर्च भी हो। और इसके चलते एनएसडी ने फेलोशिप प्रोग्राम एक शुरू किया है। तो 3 साल के बाद एनएसडी के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साल का फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और अपने अपने रीजन्स में जाकर 1 साल की रिसर्च लेड प्रोजेक्ट जो है वो बनाते हैं, जिसमें कि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैसिनेटिंग हमें ऑब्जर्वेशंस उनकी दिखाई देती हैं। एंड ऑफ कोर्स द अल्टीमेट एम इज़ टू encourage a renewed interest कि स्टूडेंट्स अपने अपने रीजन्स में और अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के पास वापस जाएं एनएसडी से निकलने के बाद, और उनमें कंट्रीब्यूट करें, उनको एक नई विजन दें, और ensemble driven और self led careers और practices भी बनाएं, थिएटर ग्रुप्स बनाएं, थिएटर ensembles बनाएं, ऑडिटोरियम्स बनाएं, और अपनी जो है sort of career को shape देना. I will end with this sort of quote from Tony Bennett, which says that education derives from the word educare, implying the action of drawing out, and the word educere implying leading forth. मतलब कि स्टूडेंट से ही एक किस्म की ड्राइंग आउट हो ऑफ the kind of learning that takes place, और उसी को ही एक लीड फोर्थ किया जाए, उसी को ही एक sort of एक दिशा दी जाए. And this is where I think the relationship between what is taught and what is learned, between the teacher and the student, between what is content क्या है और उसको embody करने वाला कौन है, ये relationship जो है, I think this is sort of this quote is an important one to remember. जो मैंने आज आपके सामने आइडियाज़ प्रेजेंट किए, ये मेरे अपने इसमें बहुत कम हैं. दिस इज़ mostly these ideas have appeared in an essay called Imagination as the Battleground, जो कि प्रोफेसर अनुराधा कपूर ने लिखा था, और ये रंग प्रसंग वॉल्यूम 2 जो कि प्रोफेसर देवेंद्रराज अंकुर जी ने इसको एडिट किया था, इसमें ये ऐसे जो है ये अवेलेबल है, हिंदी में भी है उसके अंदर, और ऑनलाइन ये अवेलेबल भी है. और इसमें बहुत सारे और ऐसे आइडियाज़ हैं जो मैंने आज प्रेजेंट किए, जिसमें कि पिछले 60 साल से जो हमारे सीनियर टीचर्स रहे, एनएसडी के डायरेक्टर्स रहे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर. सो व्हाट आई हैव डन टुडे इज़ दैट आई हैव अटेम्प्टेड टू sort of historicize a little bit, but also sort of draw out a survey, a map of the last sort of 60 years. If for those of you who are interested to read more about ideas of theatre outreach and pedagogy, आप ये किताबें जो हैं पढ़ सकते हैं. इसकी आप एक फोटोग्राफ ले सकते हैं. These books are available online. So thank you so much. I hope कि आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए जो है आप सभी के लिए थोड़ा प्रोडक्टिव रहा, थोड़ा, एंड आई होप कि थिएटर सिलेबस और पेडागोजी को लेकर हम इन डिबेट्स को आगे बढ़ाएं. और आज राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ साथ बहुत सारे और ऐसे थिएटर स्कूल्स हैं जो कि बन रहे हैं, एनएसडी के अपने सेंटर्स भी हैं. तो ये पेडागोजिकल डिस्कोर्स और डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएं, और आई थिंक थिएटर स्टूडेंट के बारे में सोचें, किस तरीके का थिएटर स्टूडेंट हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं थ्रू आवर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, थ्रू आवर इंस्टीट्यूशनल डिस्कोर्सेस. और आज का थिएटर स्टूडेंट जो कि आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद अपना करियर, अपना प्रैक्टिस जो है वो बनाएंगे, what are the kind of challenges that they will be facing, जो कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और डिस्कोर्सेज उनको ये मदद कर सकते हैं, उनको ये चैलेंजेस फेस करने के लिए. So I hope that I have been able to open a few questions for all of us, and I welcome your questions, your comments. अगर आपके पास कोई सवाल हैं, कोई comments हैं जो कि आप
शेयर करना चाहते हैं तो आई थिंक वी हैव about 15-20 minutes for us to have an interactive session. So thank you so much. क्योंकि मेरे सामने ये सिर्फ वीडियो की एक विंडो है, तो आप जो सवाल टाइप कर रहे हैं मुझे डायरेक्टली नहीं दिखाई देंगे, तो मुझे वेट करना पड़ेगा कि आपके सवाल मुझ तक पहुँचें और फिर मैं उनको जवाब देने की कोशिश करूँ. सो पहला सवाल ये है कि विनय पांडे पूछ रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर एन एनएसडी स्टूडेंट and know the nuanced aspect of culture of a country. I think it's difficult to sort of disconnect cultural education and theater education. तो ये डिपेंड करेगा कि मतलब ये किस तरह का लैंग्वेज या किस तरह का कल्चर है जिसकी यहाँ पर बात चल रही है. बट आई थिंक what is important for us to remember is that theater is wedded to language, and language जो है ये टेक्सचुअल लैंग्वेज हो सकती है, ये लैंग्वेज मूवमेंट और फिजिकल लैंग्वेज हो सकती है, बॉडी की लैंग्वेज हो सकती है, ये एक विजुअल लैंग्वेज हो सकती है, इमेजेस की लैंग्वेज हो सकती है, साउंड की लैंग्वेज हो सकती है. लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हमारे sort of if you look at any country, इंडिया को भी हटा के देखें, हम किसी भी और देश में देखें तो the development of their sort of regional language or of sort of the mainstream language is kind of wedded to theater. हमने यहाँ पर भी देखा कि हिंदी रंगमंच जो है वो हिंदी लिटरेचर के साथ काफ़ी डेवलप हुआ, और हिंदी भाषा को भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया हिंदी रंगमंच ने. तो ये जो लैंग्वेज और थिएटर का एक ट्रैफिक है जो चाहे वो भाषा को लेके डेवलपमेंट को लेके बोल लीजिए, चाहे वो सिमेंटिक्स को लेके बोल लीजिए, चाहे लिटरेचर की नॉलेज को लेके बोल लीजिए, वो sort of it kind of goes from one to the other, from the spoken language or the literary language to theater and then back. So I would say that that maybe the understanding of a foreign language is important if if we are doing, say, a French text or a German text or a Japanese text. It's nice to work with somebody who has a knowledge of the original language from where the text is coming. लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ट्रांसलेशंस की भी बहुत बड़ी भूमिका है. तो बहुत टेक्स्ट्स हम तक ट्रांसलेशन में पहुंचते हैं.
और चाहे वो ग्रीक टेक्स्ट्स हों, चाहे वो यूरोपियन टेक्स्ट्स हों, हमारे अपने टेक्स्ट जो हैं, चाहे वो हिंदी टेक्स्ट हों, तमिल टेक्स्ट्स हों, बांग्ला टेक्स्ट्स हों, प्लेज हों, वो भी ट्रांसलेट करके हम तक पहुंचते हैं. हम you can think of India not just as one nation but also as an intercultural field and an interlingual field. तो बहुत सारे ऐसे बाकी भाषाओं के नाटक हैं जो हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन के बाद पहुंचते हैं, और ट्रांसलेटर की बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें. इसको इन प्लेस को मोबाइल बनाने के लिए, sort of from the original, the point of origin to where they are. So I guess अगर फॉरेन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ना हो या किसी और लैंग्वेज की ना हो, तो आप ट्रांसलेटर्स के साथ भी काम कर सकते हैं. और कौन से सवाल? आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस राइट नाउ टू सी which ones. और किसी ने बोला है कि रीमटेरियलाइजेशन को थोड़ा सा दोबारा समझा दीजिए. आई थिंक रीमटेरियलाइजेशन से मेरा मतलब है कि एक स्टूडेंट ऑफ थिएटर जो है वो किस तरीके से तैयार होता है टू बी एबल टू ट्रांसलेट एंड ट्रांसफॉर्म योर मेमोरीज और योर ओन sort of personal spaces into something else. तो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो गया, चाहे वो एक साउंड हो गई. ये जो रीमटेरियलाइजेशन है कि एक कोई हमारे पास एक अंदर एक मटेरियल है जो जिसको कि बाहर आकर उसको कैसे दिखाया जाए. हाउ डज वन मेक इट इनटू अ लिविंग मोमेंट. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एक्टिंग एंड ऑफ डिज़ाइन एंड डायरेक्शन. ये जो तो इस रीमटेरियलाइजेशन को हम एक किस्म से एक sort of इसको भी हम एक ट्रांसलेशन की एक तरह से समझ सकते हैं कि हम अपनी मेमोरीज़ को और अपने स्मेल को, हम किस तरीके से हम कोई चीज़ याद रखते हैं, उसको हम एक हम sort of सीन में या एक परफॉर्मेंस में या एक परफॉर्मेटिव मोमेंट में लेके जो है हम कैसे आए, वो रीमटेरियलाइज जो है वो कैसे हो. तो उसको लेकर बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग करते हैं, और अलग अलग किस्म की एक्सरसाइजेज अलग अलग चीज़ों पर फोकस करती है. अलग अलग किस्म के वोकैबुलरीज, अलग अलग किस्म की ऑब्जेक्ट्स, टेक्सचर्स, सेंसरी डायमेंशंस पर फोकस करती है, to sort of introduce the student to this process of rematerialization. सनी कुमार पूछ रहे हैं what is the difference between text and subtext. I think बहुत ही सिंपल तरीक़ों से समझ सकते हैं कि text is what is written and subtext is what is not written. text वो जो लिखा गया है और subtext वो जो नहीं लिखा गया है. subtext वो जो text के नीचे है, text के पीछे है, text के ऊपर है, text के आगे है. ऐसा टेक्स्ट जो प्लेराइट ने लिखा नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो पॉइंट करता है इस तरफ, you know. And I think whenever we read a play, especially if it is written in the genre of sort of early realism or middle realism, Indian realism, European realism, हम ये देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेराइट जो है वो लिखता नहीं है, उस तरफ अंदेशा करता है, उसका इंडिकेट करता है उस तरफ, लेकिन लिखते नहीं है. तो ये सब टेक्स्ट जो है ये वो चीज़ें हैं जो लिखी नहीं गई हैं, लेकिन उसके ना लिखे होने से हम ये ना समझें कि वो टेक्स्ट का पार्ट नहीं है.
हम ये ना समझें कि वो टेक्स्ट के अंदर नहीं है, वो टेक्स्ट के अंदर हैं, लेकिन उनको ढूंढ कर निकालना पड़ता है। कभी कभी प्ले राइट्स इसके बारे में क्लूज भी डालते हैं, और ये डायरेक्शन और एक्टिंग की और डिज़ाइन की एक एक्सरसाइज भी है एनएसडी सिलेबस में, जिसमें कि सब टेक्स्ट को पहचानना कैसे, उसको लोकेट कैसे करना, और उसको फिर परफॉर्मेंस में और मटेरियल में, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में लेकर कैसे आना, ट्रांसलेट कैसे करना उसको, इस पर भी हम लोग क्लासेस लेते हैं। तपस रॉय पूछ रहे हैं क्या ये सिलेबस वेबसाइट पर मिलेगा? वेबसाइट पे एक प्रोस्पेक्टस है एनएसडी का, जो कि इन सारी चीज़ों जो आज मैंने इनपुट्स बताए, और इसमें से बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हैं जो मैं नहीं बता पाया बिकॉज समय की एक लिमिटेशन है। बहुत सारे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इनपुट्स हैं जो कि हमारे थिएटर एक्सपर्ट्स, हमारे सीनियर फैकल्टी ने उनको शेप किया, उनको और वो हमारे करिकुलम का बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है। इन सब की एक एक समरी जो है वो आपको एनएसडी के प्रोस्पेक्टस में मिलेगी, जो कि एनएसडी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है। मनीष भारद्वाज पूछ रहे हैं कि कोई और किताबें या राइटर्स या टेक्स्ट जो कि थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर कुछ और रोशनी डाल सकें। तो इस मेरी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए थे कुछ किताबों के, जो आप पढ़ सकते हैं, जो आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोजिटरी ऑफ आइडियाज़ अराउंड थिएटर ट्रेनिंग इनमें है। सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू मोर क्वेश्चंस। हमारा वक्त भी थोड़ा ख़त्म हो रहा है। सो हिमांशु जोशी पूछ रहे हैं कि देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट द हायरार्की ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे कि रियलिज्म या कॉमेडिया डेल आर्ट जो है, इनकी क्या लोकेशन होनी चाहिए सिलेबस के अंदर, एंड हाउ डज एनएसडी डील विद दीज सब्जेक्ट्स। तो जैसा कि हिमांशु मैंने बोला कि आई थिंक ये समय समय पर एक तरह की ये एक शिफ्टिंग फ्रेम है, जो कि अलग अलग दशकों में अलग अलग पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव से इनको देखा गया, और कभी थिएटर सिलेबस में कभी रियलिज्म को काफ़ी मान्यता दी गई, काफ़ी प्रोमिनेंस दी गई। एक वक्त ऐसा भी था जब थिएटर कॉमेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसकी एक किस्म की जो एक्सपोजर है, ट्रेनिंग है, उस पर फोकस भी था, और फिर वो एनएसडी सिलेबस से sort of थोड़ा कम हो गई उसके अंदर। एंड आई थिंक द क्वेश्चन इज नॉट सो मच दैट the question is not so much how does one should one privilege one input over another. I don't think the question is that. The question is कि जो इतने डाइवर्स इनपुट्स हैं हमारे पास, इतने डाइवर्स कोर्सेज हैं, इतने डाइवर्स वेज ऑफ लर्निंग हैं, इनकी एक इंटर रिलेशनल वेब जो है वो कैसे बनाई जाए, और एक ओवर आर्चिंग स्ट्रक्चर जो है पेडागोजी का, ट्रेनिंग का, वो कैसे बनाया जाए। एनएसडी इज़ वन ऑफ द फ्यू फॉर्चुनेट इंस्टीट्यूशंस जो कि जिनके पास एक किस्म का मैंडेट है टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन थिएटर ट्रेनिंग फॉर 3 years, और ये 3 साल का वक्त जो है कोई कम वक्त नहीं है। एंड आई थिंक these 3 years become a very fascinating sort of time to be able to understand कि ये जो
अलग अलग इनपुट्स की लोकेशन जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस सिलेबस के अंदर, और वो किस पॉइंट पर आते हैं, कब आते हैं, स्टूडेंट के अंदर घुसते ही, एडमिशन होते ही कौन से ऐसे इनपुट्स हैं जो उनको दिए जाएं, उनके लिए क्या फेमिलियर होगा, क्या उनको अनफेमिलियर टेरिटरी में डालना इज परहैप्स मोर प्रोडक्टिव, या उनको किसी एक फेमिलियर परफॉर्मेंस ग्रामर से, फेमिलियर एक थिएटर से शुरुआत करवानी चाहिए। थिएटर का टाइम टेबल जो है वो क्या होना चाहिए? एज मैनी ऑफ यू नो, NSD's टाइम टेबल इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट एग्जॉस्टिंग टाइम टेबल्स। सुबह 7:30 या 8 बजे शुरू हो जाता है और वो शाम के 8 बजे तक चलता है। इट्स अ रेगुलर, दिस इज लाइक अ रेगुलर डे, 6 days a week ये चलता है, जिसमें कि मूवमेंट ट्रेनिंग की अपनी एक ख़ास जगह है दिन के अंदर, थियोरी की एक ख़ास जगह है दिन के अंदर, और प्रैक्टिस ओरिएंटेड, मतलब सॉर्ट ऑफ रिहर्सल्स की या एक्टिंग की या प्रैक्टिस ओरिएंटेड क्लासेस की एक ख़ास जगह है दिन के अंदर। लेकिन कई बार ये होता है कि हमको ये टाइम टेबल उल्टा भी करना पड़ता है। हमको ये टाइम टेबल जो है वो हमें मूवमेंट जो है वो बढ़ा देनी पड़ती है, थियोरी जो है वो कम कर देनी पड़ती है। एंड it's almost as if that that the syllabus is, I think, an elastic syllabus. It's a syllabus that sort of responds to the needs of the time, to the needs of the students, but also that it sort of responds to these sort of contingencies. बहुत कई बार ऐसी circumstances जो हैं वो आ जाती हैं जिसमें कि एक किस्म की context बहुत ज़रूरी हो जाती है, और उसको स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो I think the elasticity in this sort of syllabus is necessary, so that it's not so much as कि कौन सा input primary है, कौन सा secondary है, but you sort of look at the interrelationality between these inputs and see the kind of tension, see the kind of friction, the force that these different inputs are producing for the student. And I think that to keep an eye on that is quite important for all of us. ऐसा बहुत बार होता है, कुछ inputs जो हैं, कुछ classes जो हैं, वो एक अलग ढंग से चलती है, एक अलग टाइम और एक अलग पेस पे चलती हैं, और कुछ क्लासेस की पेस और टाइम बहुत अलग होती है, बहुत जल्दी चलती है। And I think it's important for us to also understand that these two can go together sometimes. It's all right that these two go together. Let me look for perhaps the last question for this session. I must say कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इनको sort of इनके बारे में सोचना, इनके बारे में डायलॉग करना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी भी है, और ये आई थिंक ये बड़े इटर्नल सवाल हैं। इन सवालों के कभी भी फाइनल जवाब हमें नहीं मिल सकते। और बहुत सारे सवाल NSD में एडमिशन कैसे पाएँ इसको लेकर हैं, तो ये शायद इस सेशन के लिए इतना रेलेवेंट नहीं होगा, तो मैं उनको मैं एड्रेस शायद नहीं कर सकते अभी। और I think maybe sort of we could sort of end. बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरे ख्याल से इस सेशन के लिए रेलेवेंट नहीं हैं,
और आगे आप ये वेबिनार की सीरीज़ देखते रहिए और हो सकता है कि कुछ सवाल जो आपने पूछे वो उस तरीके से उस उन सेशंस में रेलेवेंट हो. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ इट, आई थिंक व्हाट आई वुड वांट टू सॉर्ट ऑफ वाइंड अप दिस सेशन बाय टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट हमारी जो sort of ये जो NSD के इंस्टीट्यूशन का जो एक मॉडल है, which is sort of a collection of different kinds of teaching models, ये बहुत डाइवर्स है, बहुत रिच है, और ये बहुत अलग अलग sort of पर्सपेक्टिव से, बहुत अलग अलग प्रिंसिपल से, बहुत अलग अलग इडियोलॉजी से आकर NSD के अंदर एक किस्म से समाया है. And our responsibility today is कि इन बहुत ही डाइवर्स मॉडल्स को किसी तरीके से sort of एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके रखना, इनको रिवाइज करना, इनको इवैल्यूएट करना, और इस मॉडल को इलास्टिक और ओपन रखना ताकि इसमें और नए किस्म के इनपुट्स जो हैं वो भी आते रहें, ताकि हमारे लिए एक फ्यूचर का जो थिएटर प्रैक्टिशनर है वो इस तरीके की ट्रेनिंग से जो है वो पैदा हो. एंड आई थिंक यहाँ पर द फैक्ट दैट NSD इज़ एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, हमारी ऑटोनॉमी जो है ये यहाँ पर आकर आई थिंक इट मैटर्स द मोस्ट, वेयर the syllabus is a sort of a self-forming entity, जिसमें कि year after year after year new ground is made, and it is reevaluated, it is revisited, और इसमें बहुत किस्म की इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स भी समाई हुई हैं, और you know, without sort of going into details, it is quite a unique institution in that sense that it sort of is open to very different kinds of it welcomes all different kinds of learnings. It places these different kinds of learnings together, and it also sort of gives the students the freedom to be able to sort of place and locate themselves in relation to their learning. And I think this is a nice kind of thought to end with, that the student is at the center of this training process, and I think as long as we can remember that, and I think this has been the spirit with which training has been imparted at NSD and through the extension program, and as long as we remember this spirit, we will be on the right track. So thank you so much for joining, all of you. Thank you so much. You know, and ये वेबिनार सीरीज में आते रहिएगा, आगे भी बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस कंटिन्यू हैं, कल से भी आगे और भी कंटिन्यूड हैं. सो होप टू कीप सीइंग यू. थैंक यू एंड गुड इवनिंग.